गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत है बियॉन्ड द हेडलाइंस में, जहां हम बात करते हैं सुर्खियों से हटकर और खबर की तह तक जाकर। तो सबसे पहले आज शाम तक की खास हेडलाइंस क्या है ये जान लेते हैं। बीजेपी अध्यक्ष सत शर्मा ने ली राज्यसभा सांसद की शपथ। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दोनों पदों पर बने रहेंगे शर्मा। बीजेपी ने नगरोटा चुनावों पर की स्ट्रेटेजिक मीट। अशोक कौल ने की अध्यक्षता। संघ का रहेगा खास योगदान। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि नगरोटा सीट जीतने से ना ही सरकार गिरेगी और ना ही बीजेपी की सरकार बनेगी। मुख्यमंत्री का जनता को बड़ा संदेश। पूर्व मंत्री बाबू सिंह के घर पर ईडी और जीएसटी की रेड। पहले भी हवाला मामले में गए थे बाबू सिंह जेल। डेली वेजर्स उमर अब्दुल्ला सरकार से नाराज। सरकारी आवास के घेराव की कोशिश पुलिस ने किया विफल। यूं तो बीजेपी में एक रिवाज है कि एक नेता एक पद, मगर कई बार कई विषयों पर एक नेता को दो पद भी दिए जाते हैं। ऐसा ही जम्मू कश्मीर में भी होगा। जम्मू कश्मीर के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा ने आज राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ली है और वो दोनों पदों पर बने रहेंगे। हालांकि ये जानकारी आधिकारिक नहीं है, मगर बीजेपी के सूत्रों का कहना है कि सत शर्मा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी बने रहेंगे और साथ ही साथ सत शर्मा राज्यसभा सांसद भी हो गए हैं। हालांकि सत शर्मा इससे पहले भी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और उसके बाद वो मंत्री भी बने थे और जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे उस समय विधायक भी थे। तो सत शर्मा ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे। फिलहाल ये जानकारी ताजा है और राज्यसभा सांसद की भी आज उन्होंने शपथ दिल्ली में ग्रहण कर ली। हाँ बिल्कुल, देखिए अभी राज्यसभा के जो चुनाव हुए थे उसमें भारतीय जनता पार्टी ने एक सीट जीती थी जिसमें सत शर्मा थे और वो उन्होंने आज राज्यसभा के बतौर एमपी शपथ ले ली है। बाकी पार्टी हाईकमान का अभी तक कोई बड़ा फैसला नहीं आया है कि नया प्रधान कोई चेंज होगा, लेकिन फिलहाल जो जानकारी है कि इन्हें ही कंटिन्यू रखेंगे क्योंकि पहले भी ये प्रधान रह चुके हैं और इस बार भी जब चुनाव से पहले का माहौल गरमाया था तो रविंद्र रैना को जब टिकट के लिए वहां भेज दिया गया तो पद खाली था तो उन्हें ही प्रधान बनाया गया था। और बड़ी बात यह है कि बीजेपी में पिछले जनवरी या फरवरी से ये भी खबरें चल रही थी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बदले जाएंगे, मगर कई खबरें चलने के बाद आज भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ही हैं। तो इसलिए शायद अभी बीजेपी इस मूड में नहीं है कि अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष या फिर प्रदेश अध्यक्षों को बदला जाए। और सत शर्मा को वैसे भी जनवरी में ही उन्होंने कंफर्म किया था वापस अध्यक्ष। इससे पहले उन्हें ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट बनाया गया था ड्यूरिंग 2024 असेंबली इलेक्शंस। तो आगे बढ़ते हैं, अगली खबर भी बीजेपी से है। बीजेपी ने नगरोटा चुनावों पर एक स्ट्रेटेजिक मीट आज अपने पार्टी दफ्तर में की है। हालांकि बीजेपी कहती है और ऐसा है भी कि वो हर चुनाव को एक चैलेंज की तरह लेते हैं, चाहे बाई इलेक्शंस हैं नगरोटा और बड़गाम में, मगर बीजेपी इन्हें भी चैलेंज के रूप में ले रही है कि कम से कम 2 विधानसभा सीटें उनकी झोली में और जाएं और 28 से पार्टी 30 तक पहुंच जाए। तो आज नगरोटा बाई इलेक्शन को लेकर एक स्ट्रेटेजिक बैठक पार्टी दफ्तर में हुई जिसकी अध्यक्षता पार्टी के संगठन मंत्री अशोक कौल ने की और इसमें कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए और इसमें यह स्ट्रेटेजी बनाई गई कि किस तरह से लोगों को मोबिलाइज करना है पार्टी के लिए वोट करने को। और खास तौर पे इसमें बड़ा रोल देखा जा रहा है आरएसएस का, यानी कि संघ का, कि संघ के कार्यकर्ता और नेता किस तरह से लोगों को बीजेपी के लिए वोट करने के लिए दोबारा से तैयार करें। देखिए नगरोटा और बड़गाम में दोनों जगह पर बीजेपी के कैंडिडेट हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जोर जो है वो नगरोटा विधानसभा में लगाया जा रहा है। जो सोचा था भाजपा ने स्टार्ट में वो उनको होता नहीं दिखा, लेकिन अब जो है कि बूथ स्तर के ऊपर संघ के कार्यकर्ता वहां पर काम कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि नगरोटा विधानसभा का कोई भी ऐसा गांव नहीं है जहां पर संघ की टीमें प्रचार नहीं कर रही। वो अपने तरीके से प्रचार करते हैं और उनको पता होता है कि कौन कौन से इलाके में हमने जाकर अपना काम करना है। और दूसरा, इस समय नगरोटा में 4 ही बड़े कैंडिडेट हैं जिनके बीच मुकाबला अगर कहा जाए तो 3 ही है। चौथे इंडिपेंडेंट है अनिल शर्मा, लेकिन 3 है हर्षदेव सिंह, देवयानी राणा
और उसके साथ हैं शमीमा बेगम जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की उम्मीदवार हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप उच्च स्तर पर काम नहीं करोगे तो बाद में पछताना पड़ेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जंग की तरह चुनाव लड़ती है और इस बार भी नगरोटा में वो वही तैयारी में दिख रहे हैं। उमर अब्दुल्ला आज कैंपेन के लिए नगरोटा में थे और नगरोटा में उन्होंने एक बात बहुत साफ तौर पे कही। अब इस बात का जनता पर कितना असर होगा ये देखना होगा चुनावों में। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ना तो ये सीट जीतने से नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार गिर जाएगी और ना ही ये सीट जीतने से बीजेपी की सरकार बन जाएगी। तो अगर आपको ये लगता है कि इस सीट का कोई बहुत असर होने वाला है, वो नहीं है, मगर आपको अपने लिए सोचना है कि आप अपने विधायक को सरकार में बिठाना चाहते हैं या विपक्ष में। देखिए, डायरेक्टली इनडायरेक्टली सुरेंद्र चौधरी ने भी यही कहा था जी कि जो सरकार के विधायक हैं वो अगर जीते हैं तो काम होगा, अगर नहीं जीते तो बाकी जैसे 28 बेले बैठे हैं एक और बेला बैठेगा। तो उमर अब्दुल्ला ने भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली यही बोला है कि एक सीट से ना तो हमारी सरकार गिरेगी और एक सीट जाने से ना तो भाजपा की सरकार बनेगी। इसलिए अगर सरकार का कोई विधायक जीता है तो जाहिर सी बात है कि डेवलपमेंट के वर्क्स जो हैं वो अपने तरीके से करवाएंगे। पूर्व मंत्री बाबू सिंह शायद आपको याद होंगे, कठुआ से जीतकर कांग्रेस पीडीपी सरकार में एमओएस फाइनेंस बने थे। पूरा नाम है जतिंदर सिंह और कठुआ के एक समय में बड़े नेता थे, मगर फिर हवाला कांड में ऐसे फंसे कि जेल भी जाना पड़ा और जमानत पर बाहर हैं आज। मगर दोबारा से अभी उनके घर पर आज जीएसटी और ईडी की रेड्स हुई है। रेड में क्या मिला है ये तो अभी साफ नहीं, मगर बाबू सिंह की मुश्किलें जो हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बाबू सिंह, जितेंद्र सिंह उर्फ बाबू सिंह कठुआ से इंडिपेंडेंट इलेक्शन जीती थी इन्होंने जी। हालांकि पार्टी थी नेचर मेन काइंड पार्टी, वो इतना वो नहीं था, लेकिन वो इंडिपेंडेंट ही गिने गए थे। लेकिन मंत्री बन गए पहली बार ही जीतने के बाद, तो बाद में हवाला में भी फंस गए मंत्री बन के बाद। अब जमानत पर बाहर हैं, लेकिन टेरर, नार्को टेरर और हवाला के केस में फंसने के बाद बाबू सिंह ने कभी भी कोई चैन का अगर बात कहे तो नहीं आया, उनको भागदौड़ ही लगी रही। हालांकि वो कहीं भी जाते हैं उन पर रडार होता है कि किसी ऐसी जगह पे अब नहीं जा सकते हैं, लेकिन आज उनके घर पर ईडी और जीएसटी की रेड पड़ी है, तो कहीं ना कहीं बिजनेस से जुड़े मामले हो सकते हैं, नार्को टेररिज्म से मामले हो सकते हैं, हवाला के जरिए मामले हो सकते हैं, पैसों के लेन देन को ईडी तभी आती है, तो जीएसटी का भी हो सकता है, कोई बिजनेस किया हो कुछ फर्म्स के साथ वो भी हो सकता है। हालांकि वो घर पर नहीं थे, लेकिन अभी खुलासा नहीं हुआ है क्या क्या मिला है क्या क्या नहीं मिला है। लेकिन बाबू सिंह एक नाम था जम्मू कश्मीर में, चर्चा में अभी भी है, लेकिन अब वो हवाला को लेकर चर्चा में है। जम्मू कश्मीर में एक बड़ा तबका है डेली वेजर्स का, करीबन 60,000 उनकी आबादी है और उनके परिवारों को भी मिला दिया जाए तो 2-2.5 लाख से ऊपर जाते हैं। हर बार चुनावों में बड़ा मुद्दा होते हैं, मगर हर बार चुनाव होने के बाद रह जाते हैं। उमर अब्दुल्ला सरकार ने जब शपथ ग्रहण किया था तो ये कहा था कि डेली वेजर्स का कुछ फैसला होगा। 1 साल हो गया है, अभी तक भी फैसला नहीं हो पाया। इसी से नाराज होकर डेली वेजर्स आज अपने परिवारों के साथ उमर अब्दुल्ला के सरकारी आवास के घेराव के लिए पहुंचे, मगर पुलिस ने उनका ये प्रयास विफल कर दिया। मगर उनकी नाराजगी उमर अब्दुल्ला और उनकी सरकार से साफ नजर आ रही है। देखिए, डेली वेजर का मुद्दा एक जेन्युइन मुद्दा है, काफी समय से लड़ाई हो रही है और हर बार वो चाहते हैं कि कोई स्थायी हल जो है तो सरकार की ओर से निकाला जाए, मिनिमम बेसिस एक्ट लागू किया जाए, कुछ लोगों को परमानेंट किया जाए, या फिर और जो उनकी फॉर्मेलिटीज है वो भी पूरी की जाए, क्योंकि काफी लंबे समय से ये लड़ाई जारी है। चुनाव के समय हर कोई इनको अपना वोटर मानता है और ये लोग उनके झांसे में आकर वोट भी डाल देते हैं, लेकिन जीतने के बाद अभी तक इनकी किसी ने भी सुध नहीं ली है। हालांकि सरकार ने कमेटी का गठन किया है, चीफ सेक्रेटरी के नेतृत्व में कमेटी ने काम किया, रिपोर्ट 6 महीने में सौंपनी थी, 10 महीने हो गए हैं, और भी समय लग सकता है। जैसा कि उमर साहब ने कहा था कि अभी समय लगेगा, तो रिपोर्ट का इंतजार भी होगा। लेकिन डेली वेजर जो है वो आए दिन परेशान तो रहते हैं। जाहिर सी बात है कि बिना प्रदर्शन के अब कहाँ बैठेंगे। पहले भी जब असेंबली लगी थी तो लाठीचार्ज हुआ था, तो आज भी सीएम का घर घेरने की कोशिश की थी, विफल रहे, लेकिन एक संदेश पहुंच गया कि डेली वेजर अभी भी रोड पर हैं। तो यही था आज का बीटीएच। अब देखिए थॉट ऑफ द डे। और अब थॉट ऑफ द डे यानी कि आज का ज्ञान। बुजुर्ग कहा करते थे कि कड़वी चीज और कड़वे लोग हमेशा से अच्छे होते हैं।
हमारी सेहत के लिए, हमारे जीवन के लिए। तो इसलिए अगर कोई आपसे ज्यादा मीठा बोल रहा है तो ये समझ जाइए कि वो कहीं ना कहीं आपसे कोई लाभ लेना चाहता है या आपके जीवन में कोई जहर घोल रहा है। और अगर कोई मुंह पर आपके सामने कड़वा है तो वो लाइफ के लिए आपकी बहुत अच्छा है। शायद आप समझ चुके होंगे। तो यही था आज का बीटीएच और आज का ज्ञान। बहुत धन्यवाद। जय हिंद।